बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 इंडेक्सेस, इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में हमें बताता है। प्राइसेस में जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होते हैं, डिफ्लेशन भी, तो उसके बारे में हमें गाइड कर रहा होता है। लेकिन ये अलग बात है कि डिफ्लेशन बहुत कम देखने को मिलती है, मोस्टली इन्फ्लेशन ही हो रही होती है। तो ये जो इंडेक्स नंबर्स होता है ना, ये बेसिकली बैरोमीटर होता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन के लिए यूज हो रहा होता है। अब देखें, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेज में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि किसी भी एक कमोडिटी की प्राइसेस को अगर आप लोग देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक चीज हमें मिल रही थी 150 रुपीज की, इससे पहले इसकी प्राइस थी 150 रुपीज, लेकिन वो प्राइस इंक्रीज होकर 180 हो गई। प्राइसेस इंक्रीज होकर 180 हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन को ना हम लोग तीन तरीकों से बता सकते हैं। तीन मेथड्स हैं कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड, हम लोग कहेंगे कि हमारे पास इस कमोडिटी की प्राइसेस 30 से इंक्रीज हो चुकी है। सबसे पहला मेथड, प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय ₹30। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा मेथड, आपने इन दोनों का डिफरेंस बताया और आपने कहा कि 30 से हमारे पास प्राइसेस इंक्रीज हो गई। दूसरा मेथड है कि आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताओ कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। तो परसेंटेज में इंक्रीज बताने के लिए सबसे पहले इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड किया जाता है। जैसे हमने फाइंड कर लिया 30 और इसको डिवाइड कर दिया जाता है बेस वैल्यू के साथ। बिफोर चेंज हमारे पास वैल्यू क्या है उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब बिफोर चेंज हमारे पास वैल्यू क्या थी? 150। बेसिकली जो चेंज आया है ना वो 150 के ऊपर आया है, 180 पर चेंज नहीं आया। तो जिस पर चेंज आता है उसको डिनोमिनेटर रखा जाता है। तो यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20%। इसका दूसरा वे ये है कि हम लोग कहें कि प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय ₹20%। ओके, अब देखें यहां पर बाय ₹20 बोल देना तो ये एक्चुअल होता है, हालांकि अब 20 का तो इंक्रीज नहीं है। इंक्रीज हमारे पास 30 का है, तो हम लोग कहेंगे इन प्राइसेस इंक्रीज बाय ₹30, या इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग लिख देंगे प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय 20%। और दोनों इंफॉर्मेशन हम लोग बिल्कुल ठीक ठीक बता रहे हैं। वो हमारे पास था एब्सोल्यूट रिजल्ट्स, हम लोग बता रहे थे जब हम लोग कहते हैं बाय ₹30, और जब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 20% से इंक्रीज हो गए, ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव चेंज है जो हम लोगों ने बताया है। अब थर्ड मेथड हमारे पास ये है कि हम लोग इन प्राइसेस का इंडेक्स नंबर फाइंड कर लें। इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड किया जाता है कि आप लोगों ने करंट ईयर की प्राइस देखनी है। अब देखें करंट ईयर कौन सा है हमारे पास, 180। करंट ईयर की प्राइस आपने देखनी है डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस। क्या आप इसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? हम इसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? तो इसको कहा जाता है बेस ईयर। करंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, और आपके पास रिजल्ट आ गया 120। ये इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर अगर 100 हो तो नो चेंज इन प्राइसेस। इंडेक्स नंबर अगर 100 हो तो नो चेंज इन प्राइसेस। 100 कब आएगा? जब 150 डिवाइडेड बाय 150 होगा, तब 100 आएगा। तो देखो क्या प्राइसेस में कोई चेंज आया? तो नो चेंज इन प्राइसेस। अगर इंडेक्स नंबर 100 से कम है तो डिफ्लेशन को डिनोट करता है। 90 आ गया, 95 आ गया तो डिफ्लेशन मतलब डिक्रीज इन प्राइसेस। अब अगर इंडेक्स नंबर 90 आ जाए इसका मतलब 10% प्राइसेस डिक्रीज हो गई है। 95 आ जाए 5% प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं। और
अगर 100 से अबव हो तो इन्फ्लेशन को बताता है, इंक्रीज इन प्राइसेस। कितना इंक्रीज? जितना 100 से ऊपर होगा। 100 से ऊपर कितना है? 20, तो 20% इंक्रीज इन प्राइसेस। और 120 ये बताता है कि जो चीज पहले आपको 100 रुपए की मिलती थी, अब वो आपको 120 रुपए की मिल रही है। ये इंडेक्स नंबर की इंटरप्रिटेशन। आई होप कि आप लोग समझ गए। और यही इंडेक्स नंबर है पूरे चैप्टर में, यही कुछ, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो इंडेक्स नंबर होते हैं ये दो तरह के हैं। एक है हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा है हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर से मुराद होता है कि आप किसी एक कमोडिटी को लेते हो और उसके ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस को चेक कर रहे हो। जैसा कि बेसिकली आप लोग जब भी जाते हैं ना मार्केट में और चीजों की प्राइसेस हाई हो तो तमाम मार्केट वाले आपसे ये कहते हैं भाई साहब क्या करें, पेट्रोल महंगा हो गया है। ओके, तो हम लोग पेट्रोल को ही बस चेक कर लें कि जिस लिहाज से पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, तमाम लोगों ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज करते हैं। अगर आप लोग किसी एक कमोडिटी की प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज देखते हो, चेंज इन प्राइसेस देख रहे हो, तो उसे कहा जाता है सिंपल इंडेक्स नंबर। गॉट इट? तो अगर प्राइसेस में इंक्रीज डिक्रीज है तो करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह से अगर प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए, चेंज आ जाए, तो क्या क्वांटिटीज चेंज नहीं हो जाएंगे? क्वांटिटीज चेंज नहीं हो जाएंगे। मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास 100 रुपीज हैं, 100 रुपीज है, और इससे पहले जो हमारे पास प्राइसेस हुआ करती थी वो हमारे पास 5 रुपए का एक यूनिट होता था। 5 रुपीज पर यूनिट हमारे पास प्राइसेस होती थी। तो अगर प्राइस हमारे पास 5 रुपीज है तो 100 रुपीज के अंदर मैं कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता हूं? 20 यूनिट। बात क्लियर? लेकिन अगर प्राइसेस में इंक्रीज आ जाए और वो प्राइसेस हो जाए 10 रुपीज पर यूनिट और मेरे इनकम 100 रुपीज ही है, तो मैं कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाऊंगा? तो प्राइसेस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्वांटिटीज के साथ, राइट? कि अगर प्राइसेस, जब भी आप देखिए इन्फ्लेशन होती है तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। इन्फ्लेशन के दिनों में हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। अब देखें, पहले भी हमारे पास 100 रुपीज ही हमारी इनकम थी, हमारी इनकम अभी भी 100 रुपीज है। बस जाहिर ऐसे लगता है जैसे हम लोग स्टेबल कंडीशन पर हैं, लेकिन इन एक्चुअल हम लोग गरीब हो चुके हैं। मेरे पास पहले 10 यूनिट्स परचेज करने की पावर थी, सॉरी 20 यूनिट्स, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन अब मैं 10 यूनिट्स परचेज कर पा रहा हूं। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे ही प्राइसेस में इंक्रीज आता है। हम घर बैठे बैठे गरीब हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर देखें, या तो आप प्राइसेस में चेंज को देख लें या फिर क्वांटिटीज में चेंज को देख लें, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है कि अगर आप क्वांटिटीज में चेंज देखना है तो करंट ईयर क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब कोई भी इंडेक्स नंबर आपने फाइंड करना है, आपने हमेशा करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब मुझे बताएं, भाई मुझे जरूरत थी 20 यूनिट्स की और 100 रुपीज की इनकम में मैं उन्हें कह रहा हूं कि भाई मैं तो 10 यूनिट्स परचेज कर पा रहा हूं, क्या मैं उनसे डिमांड नहीं करूंगा कि मेरी इनकम को इंक्रीज करो? वेजेस इंक्रीज हो जाती हैं, आपके वर्कर्स आपसे डिमांड करेंगे कि उनकी वेजेस को इंक्रीज किया जाए ड्यू टू इन्फ्लेशन। रीजन क्या देंगे? हम कहेंगे भाई क्यों इंक्रीज करें, आप वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। कहेंगे सर महंगाई हो गई है, जरूरियात जिंदगी पूरे नहीं हो रहे, तो हमारी इनकम को इंक्रीज किया जाए। तो इसकी वजह से, प्राइसेस में चेंज की वजह से हमारे पास हमारी वेजेस डिस्टर्ब हो रही होती हैं, वेजेस में चेंज आ रहा होता है।
तो अगर आपने वेजेस का इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, करंट ईयर वेजेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 100। डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा कौन सा गिवन है, प्राइसेस, क्वांटिटीज या वेजेस। आप किसी भी चीज का इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। जो इस चीज का आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो, आपने सिर्फ ये करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। ये बात क्लियर हो गई। अगर आप प्राइसेस का इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, जिसे प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं, हम उसको कहेंगे प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव। तो जब भी आपसे बात करें ना कि प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करें, तो प्राइस रिलेटिव बेसिकली प्राइस इंडेक्स नंबर है। कैसे फाइंड करते हैं, पीएन स्टैंड्स फॉर करंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय पी नॉट स्टैंड्स फॉर बेस ईयर प्राइसेस एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। जब क्वांटिटी आपके पास गिवन हो तो आपने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, जिसे हम लोग क्वांटिटी रिलेटिव्स भी कहते रहते हैं। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर वेजेस हो हमारे पास तो वेज रिलेटिव्स, उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, WN डिवाइडेड बाय W0 मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई इशू यहां तक? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट इंडेक्स नंबर का समझ आ गया? अब जैसे ही हम लोग पढ़ते जाएंगे उससे रेलेवेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। ये सिर्फ हमारे इंडेक्स नंबर की बेस बना रहे हैं। कुछ इस तरह से, इफ द प्राइस ऑफ अ किलोग्राम ऑफ मीट वाज 40 इन 2000 and rupees 50 in 2002, the simple price relative in 2002 is। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हम लोग इंडेक्स नंबर्स फाइंड किया करते हैं, ये हमेशा अकॉर्डिंग टू टाइम करते हैं, इन ईयर्स करते हैं। ईयर 1 का इंडेक्स नंबर, ईयर 2 का इंडेक्स नंबर, ईयर 3 का इंडेक्स नंबर। तो टाइम के लिहाज से हम लोग इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब 2000 और 2002 में हमने इंडेक्स नंबर किसका फाइंड करना है, 2002 का। जिसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा वो करंट ईयर बन जाता है। जिसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो वो करंट ईयर बन जाता है। तो 2002 में हमारे पास प्राइस क्या थी, तो 50 डिवाइडेड बाय, इसका कंपैरिजन हमने किसके साथ करना है, 2000 के साथ। ये 2000 बेस ईयर बन जाएगा। और इसमें प्राइसेस क्या थी, 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 125। ये इसका इंडेक्स नंबर। ये बात क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को देखें, तो मल्टीपल ईयर्स के लिए हमें प्राइसेस एंड वेजेस गिवन है, लेकिन कोई एक चीज ही गिवन है ना। प्राइस किसी एक कमोडिटी की गिवन होगी, वेजेस किसी एक पर्सन की गिवन होगी हमारे पास। अब क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में वेज रिलेटिव्स फाइंड करेंगे। अब हर साल का अलग से इंडेक्स नंबर फाइंड होता है। आप इस क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक आंसर नहीं कर सकते। आपने 2004 के लिए अलग से बताना है, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, सब ईयर्स के लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर आप लोगों ने बताने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, जिसका इंडेक्स नंबर फाइंड करूंगा वो तो करंट ईयर बन गया। तो बेस ईयर कौन होगा, क्वेश्चन में आपको बताएगा कि बेस ईयर कौन है, राइट। अगर वो आपको बता दे, सपोज कह दे 2006 इज बेस ईयर, तो तमाम के डिनोमिनेटर्स में 2006 की प्राइसेस चली जाएंगी। लेकिन अगर ना बताए तो आपके डाटा का जो फर्स्ट ईयर होता है वो बेस ईयर बन जाता है। आपके डाटा में जो फर्स्ट ईयर मौजूद होगा वो बेस ईयर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, शाबाश। कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर ईयर 2005 टू 2009। अब देखें 2004 का उसने नहीं पूछा,
क्या कहते हैं, फॉर द व्हीट प्राइस गिवन बिलो। अब उसने बता दी कि ये जो प्राइसेस हैं ये कौन सी कमोडिटी के लिए हैं, सिंगल कमोडिटी है, एक ही कमोडिटी, सिंपल इंडेक्स नंबर अप्लाई हो जाएगा। अब क्या उसने क्या कहीं बताया कि कंपैरिजन किसके साथ करना है, बेस ईयर कौन सा है? जब नहीं बताया तो कौन सा बेस ईयर हो जाएगा, 2004। अब 2004 के लिए करंट ईयर भी ये खुद है और बेस ईयर भी खुद है। हमेशा याद रखिएगा कि बेस ईयर इंडेक्स नंबर ऑलवेज इक्वल टू 100, चाहे वो कोई भी साल हो। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होगा, ये बात क्लियर। इसी तरह से जब आप 2005 में जाएंगे तो इसको डिवाइडेड बाय 200 जैसे आप करेंगे तो 1 to 5, 2006 135, 145, हाँ 112.5, 135, 145, 160 एंड 175, ये और तमाम वैल्यूज को डिवाइडेड बाय 200 करते जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, आपके पास इंडेक्स नंबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, the daily wages of a labor during the year 2011 to 16 are given below. Make wage indices with base 2012। अब उसने बेस ईयर खुद बता दिया। अब आपने तमाम ईयर्स का कंपैरिजन 2012 के साथ कर। अब देखिए 2012 का इंडेक्स नंबर हमारे पास 100, क्योंकि इसके लिए करंट ईयर भी यही, बेस ईयर भी यही, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहां पर जाएंगे ना, 45 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 90 हमारे पास आ जाएगा, 116, 130, 144 एंड 170, ये इंडेक्स नंबर आते हैं। क्लियर हो गई ये बात? आपको सिंपल इंडेक्स नंबर समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स की तरफ। कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स के अंदर हम लोग कमोडिटीज को ज्यादा कर देते हैं। हम एट अ टाइम 2, 3, 4 कमोडिटीज को एट अ टाइम डिस्कस कर रहे होते हैं। हम लोग कहते हैं कमोडिटी ए की प्राइस ईयर 1 में ये थी, कमोडिटी बी की प्राइस, कमोडिटी सी की प्राइस, कमोडिटी डी की प्राइस, और ईयर 1 में तमाम कमोडिटीज की प्राइस, फिर ईयर 2 में तमाम कमोडिटीज की प्राइस, और फिर उनका कंपैरिजन करते हैं। तो जब आप देखें कि आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ कमोडिटीज एक से ज्यादा हैं तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर अप्लाई हो जाता है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर दो तरह का हमारे पास होता है, वेटेड एंड अनवेटेड। वेटेड इंडेक्स नंबर एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर, ये हमारे पास आएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स की तरफ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड मीन। अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड मीन। अरिथमेटिक मीन में क्या था कि तमाम कमोडिटीज, तमाम वैल्यूज की इंपॉर्टेंस अगर एक जैसी हो तो अरिथमेटिक मीन, और अगर तमाम वैल्यूज की इंपॉर्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है आपके पास तो वेटेड मीन। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर तमाम कमोडिटीज आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं तो आप लोगों ने अनवेटेड इंडेक्स नंबर की तरफ जाना है। लेकिन अगर कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एज कंपेयर टू अदर्स, तो फिर आपके पास वेटेड इंडेक्स नंबर होगा। भाई आपके पास 100 रुपए हैं, या तो मोबाइल का बैलेंस करवा लो, मोबाइल को रिचार्ज करवा लो, या खाना खा लो। पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी करती हैं। किसी के लिए पैकेज ज्यादा जरूरी है, पैकेज होगा तो समझ लो उसका पेट फुल है, और किसी के लिए मोबाइल में चाहे बैलेंस नहीं है खाना खाना ज्यादा जरूरी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं हो सकती, तो वेटेड मीन यूज कर लो, तो आपको बताएगा कि मेरे लिए क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, हम लोग पहले डिस्कस करते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर। मतलब हमारे लिए जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसा कि भाई अगर चाय बनानी है, दूध की भी वही इंपॉर्टेंस है जो पत्ती की है।
ओके। और उस टाइम पर अगर दूध, चीनी, पत्ती सब कुछ है और माचिस नहीं है, चाय फिर भी नहीं बनती। माचिस की भी सेम इंपॉर्टेंस है। ओके, आपने कहा माचिस भी और गैस नहीं है। अच्छा, अब देखें, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग अनवेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। अब जब आपने पहले ये डिसाइड कर लिया कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, कंपोजिट में अनवेटेड इंडेक्स नंबर है, तो आप देखो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर को दो तरह से सॉल्व किया जाता है। पहला मेथड हमारे पास आता रहता है सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस। फर्स्ट मेथड simple aggregate of prices, and the second method is average of price relatives. Simple aggregate of prices and average of price relative. पहले डिस्कस करेंगे सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस। नाम से जाहिर है कि यार सिंपली प्राइसेस को इकट्ठा कर दो। एग्रीगेट से मुराद इकट्ठा कर देना, जमा कर देना, सम अप कर दो। सिंपली प्राइसेस को इकट्ठा कर दो, मतलब ईयर 1 की प्राइसेस का सम, ईयर 2 की प्राइसेस का सम, ईयर 3 की प्राइसेस का सम, और वो सम आपस में डिवाइड करवा देना। करंट ईयर प्राइसेस का सम डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइसेस का सम मल्टीप्लाइड बाय 100। बात क्लियर हो गई? अभी भी देखो फार्मूला सेम है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। फर्क क्या है, पहले सिंगल कमोडिटी थी तो उसकी प्राइस दे लेते थे, अब मल्टीपल कमोडिटीज हैं तो तमाम की प्राइसेस को इकट्ठा कर लो। करंट ईयर में मौजूद तमाम क्वांटिटीज की, तमाम कमोडिटीज की प्राइसेस को इकट्ठा कर दो, डिवाइड कर दो बेस ईयर की तमाम कमोडिटीज की प्राइसेस के साथ, तो फार्मूला बन जाता है समीशन पी एन डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर आपने देखा हो ऊपर वाले फार्मूले और इस फार्मूले में सिर्फ इस सम का फर्क है। और ये सम क्यों आ रहा है भाई, सिंगल कमोडिटी होती है तो उसका सम सेम ही रहता है। ये सिर्फ इस वजह से कि नंबर ऑफ कमोडिटीज एक से ज्यादा है, इसलिए हम लोग सम लेकर आ गए। आई होप कि ये बात समझ आ चुकी है सब बच्चों को, क्लियर है? सिंपल था ये। वैसे एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, अब देखें कहते हैं एवरेज ले लो, किसकी? प्राइस रिलेटिव की। प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो प्राइस रिलेटिव्स का फार्मूला क्या था हमारे पास? प्राइस रिलेटिव्स का फार्मूला क्या था? पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। आप पहले तमाम कमोडिटीज के प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करें, पहले तमाम कमोडिटीज के प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करें और फिर उन प्राइस रिलेटिव्स का एवरेज आके ले। तो प्राइस रिलेटिव एवरेज का क्या फार्मूला होता है? समीशन ऑफ जिसकी आपने एवरेज फाइंड करनी है, तो हमने प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज फाइंड करनी है, तो इसलिए समीशन पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज। जैसे आप लोग नंबर ऑफ वैल्यूज किया करते थे, यहां पर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कमोडिटीज। अब आप पे डिपेंड करता है कि या तो प्राइस रिलेटिव्स के फार्मूले को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करते तो फिर इस टोटल फार्मूले को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। लेकिन ये मल्टीप्लाइड बाय 100 किसी एक में करना, दोनों में नहीं करना, राइट? अब जरा इसकी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, calculate unweighted price index for 2000 by simple aggregate of price method and average of price relative method। अब यहां पर देखें 2005 आपके पास बेस ईयर बन जाएगा और 2008 आपके पास करंट ईयर बन जाएगा। हम लोगों ने इंडेक्स नंबर किसका फाइंड करना है? तो ये पी एन और 2005 पी नॉट। अगर यहां पे होता सिर्फ फायरवुड, कैरोसिन ऑयल और एंड पेट्रोल ना होता तो फिर ये सिंपल इंडेक्स नंबर था। लेकिन आप देखें कमोडिटीज, फायरवुड, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ये तीनों चीजें मौजूद।
नंबर ऑफ कमोडिटीज ज्यादा, तो हम लोग कंपोजिट इंडेक्स नंबर में गए। अब कंपोजिट इंडेक्स नंबर में फर्स्ट मेथड कौन सा है? कोई मुश्किल नहीं है यार, आप इनका सम करें। ये देखें, इनका सम हमारे पास आ गया 120। फिर आप करंट ईयर की प्राइसेस का सम करें, 165 नहीं है। अब आप ये समझें जैसे यही वैल्यूज हैं, करंट ईयर प्राइसेस का सम डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइसेस का सम एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपके पास आ गया इंडेक्स नंबर 137.5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी तरह अगर सपोज यहाँ पे 2009 2010 हर साल के लिए हम लोग ऐसा ही करते हैं। क्लियर होगी बात? और सेकंड मेथड हमारे पास क्या था? एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। अब सबसे पहले बेटा जिसकी एवरेज फाइंड करनी है पहले तो वो फाइंड करो ना। हमने प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज फाइंड करनी है, तो यहां पर इसका प्राइस रिलेटिव 55 डिवाइडेड बाय 50, ये हमारे पास आ गया 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसी को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया करो 110। इसी तरह 50 डिवाइडेड बाय 40 125 और 60 डिवाइडेड बाय 30 200। किन तमाम कमोडिटीज के प्राइस रिलेटिव्स हैं, इनकी एवरेज तीनों को ऐड करें, इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाता है? 335 435 divided by number of commodities is equal to, तो अगर हम लोग एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करें तो हमारे पास इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा? 145। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा बेटा, ये जो एवरेज है ये अरिथमेटिक मीन भी हो सकती है जो कि हमने यूज की है, ये ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकती है, ये हमारे पास मीडियन भी हो सकती है। जो एवरेज वो आपसे कहे आपने वही अप्लाई कर देनी है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो अरिथमेटिक। ओके, अब अगर आप लोग यहां पे देखें ना क्वेश्चन नंबर 5, तो कहते हैं यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो देखो एवरेज नहीं बताई कौन सी, तो आपने अरिथमेटिक मीन यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो कहता है यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज, तो आपने ए बी सी के प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करने हैं, फिर उनके मीडियन की वैल्यू। जैसे अगर मैं यहीं पे अप्लाई करना चाहूं मीडियन के लिए, सबसे पहले इनको आपने अरेंज करना है, तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज फॉर्म में है 110 125 एंड 200। तो मीडियन कौन बनेगा? तो अगर यहाँ पे यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज होती तो इंडेक्स नंबर का आंसर 125 हो जाता। बात क्लियर हो गई? लेकिन ये याद रखना कि आपने ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में मीडियन में आप कहें कि प्रोडक्ट बी है और प्रोडक्ट बी का जो प्राइस रिलेटिव है वो आंसर नहीं। आपने ए बी सी के प्राइस रिलेटिव्स को अरेंज करना है और फिर जाकर आप लोगों ने उनका मीडियन कैलकुलेट करना है। राइट? क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों जल्दी से मुझे सॉल्व करके दें। हर साल के लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अब उसने खुद आपको बता दिया था यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो आपने जिस साल के लिए भी कैलकुलेट करना था इंडेक्स नंबर, अब सपोज आपसे ना ये नहीं कहा जाएगा एग्जाम के अंदर 10 11 12 13 सबका इंडेक्स नंबर फाइंड, किसी एक ईयर्स के लिए पूछा जाता है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, मोस्टली चांसेस हैं इस किस्म का क्वेश्चन 5 आ भी जाए। तो देखो सपोज के 2012 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना, ओके, तो 2012 के प्राइस रिलेटिव फाइंड कर लो 3.5। अब बेस किसको बनाओगे? 2010 को 3.25। तो आप अपने कैलकुलेटर पे कर लें 3.5 डिवाइडेड बाय 3.25, तो आपके पास इसका 2012 का प्राइस रिलेटिव आ जाता है 137 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें,
ये क्या आया है 107.6। सॉफ्ट के 2012 के लिए 2 डिवाइडेड बाय 2.5, तो हमारे पास ये वैल्यू 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसी प्राइस रिलेटिव को ही कर दिया करेंगे। ये हमारे पास 80 आ गई वैल्यू है। 0.25 डिवाइडेड बाय 21.205, और इसके लिए 100। अब देखिए इसकी आपने एवरेज फाइंड कर लेनी है। 107.6 प्लस 80 प्लस 125 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4, और 2012 का इंडेक्स नंबर आपके पास आ गया 103.17। ये आपके पास इसका रिजल्ट, कोई इशू? गुड। इसी तरह से बेटा अगर ये होता सपोज मीडियन, तो हम लोग पहले इसको, अब देखो ये अरेंजमेंट के फॉर्म में नहीं है, हम पहले इसको अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट इसकी, ये फर्स्ट वैल्यू, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू, ये थर्ड आ गई वैल्यू, ये फोर्थ वैल्यू, तो 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 2.5, तो सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू 100 and 107.6, इसकी एवरेज अप्रोक्सीमेट 104। ओके, तो ये हमारे पास मीडियन के तौर पर बन जाता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है सब। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम लोगों ने अनवेटेड इंडेक्स नंबर को कंप्लीट कर लिया, सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव दोनों। अब हम लोग चलते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर की। वेटेड इंडेक्स नंबर, अब वेटेड इंडेक्स नंबर भी दो तरह का है हमारे पास। एक हमारे पास आता है वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स, और दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोगों ने अभी यहां पर किया, ये था एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जैसे कि अरिथमेटिक थी, और यहां पर आ गए हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, कि यहाँ पर अब आपको वेट्स गिवन होंगे, इंपॉर्टेंस गिवन होंगे। यहाँ पर भी आप लोगों ने सबसे पहले प्राइस रिलेटिव फाइंड करने हैं। उन प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर, उनको आई से हम लोगों ने डिनोट किया, और आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय, तो देखो ये प्राइस रिलेटिव ही है। प्राइस, हर कमोडिटी के प्राइस रिलेटिव को उसके वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम कैलकुलेट करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय, आपको याद है हम लोग करते थे समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। अब सिर्फ एक्स की जगह पर आई यूज हो रहा है, प्राइस रिलेटिव यूज हो रहा है, एंड डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। अब इस क्वेश्चन के लिए ये हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर अगर आप लोग गौर से देखें 2015-16 करंट ईयर हमारे पास क्या बनेगा, 2016 2015 को हम लोगों ने बेस ईयर कंसीडर करना है। कमोडिटीज देखें, व्हीट, राइस एंड बार्ले, इनकी प्राइसेस गिवन है हमारे पास, और साथ में अगर ये नीचे वाली दो लाइनें ना होती तो फिर ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर था, हम इसको अनवेटेड में लेकर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम लोगों ने सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस मेथड यूज करना है या एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। लेकिन जब हम लोगों ने ये लास्ट की 2 लाइन देखी तो कहते हैं कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड फॉर ईयर 2016 यूजिंग वेट्स 20 फॉर, 12 फॉर एंड 4 फॉर बार्ले, राइट। अब इनके वेट्स हमें गिवन। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनके इंडेक्स नंबर्स फाइंड करेंगे, इंडेक्स नंबर्स को W से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद समीशन WI। ओके, अब देखिए सबसे पहले इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, 180.3 डिवाइडेड बाय 175.5। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय इसकी एवरेज वेट 20,
और ये मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर देना प्राइस रिलेटिव को, क्या वैल्यू आ रही है जी? 2054.7। इसी तरह से इधर 509.4 डिवाइडेड बाय 480.4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये प्राइस रिलेटिव आ गया आपके पास, ये फाइंड करें। इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके वेट्स 12 के साथ, वैल्यू आ गई क्या? इसी तरह बार्ले के लिए 90.6 डिवाइडेड बाय 82.4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इंडेक्स नंबर आ गया आपके पास, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लें, पॉइंट। अब ये समीशन WI आपको मिल जाएगा, इन तीनों को ऐड करें, समीशन WI यहां से आपको मिल जाएगा। डबल 6.9 और इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज ना करते हैं, 20 plus 12 plus 4 36 and the answer is 0.636.6। और क्लियर, ये वेटेड मीन है आपके पास, ये बात क्लियर हो गई? क्या आपको याद है कि आप अरिथमेटिक मीन वेटेड मीन कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते थे? तो आप लोग यहाँ पर भी कैलकुलेटर ही इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपने क्या करना है यहाँ, ये अभी मैंने आपको प्रॉपर मेथड वैसे बता दिया था, एग्जाम में आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपना कैलकुलेटर उठाया, सेटअप, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, वन वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी को ऑन कर लीजिएगा। अब आपने एक्स के कॉलम में अपने पास प्राइस रिलेटिव लिखने हैं, एक्स के कॉलम में प्राइस रिलेटिव लिखा। प्राइस रिलेटिव कैसे आते रहते हैं? करंट ईयर प्राइस, ये देखें 180.3 डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस 175.5 इज इक्वल, जो भी आएगा उसने खुद ही लिख दिया। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट 509.4 और ये आपके पास एक्यूरेट आंसर आना है, पहले वाला फिर भी राउंडिंग आपके डिफरेंस हो सकती है। 480.4 नेक्स्ट 90.6 डिवाइडेड बाय 82.4। अब फ्रीक्वेंसी के इकोनॉमी के वेट्स लिख दें, और वेट्स क्या है आपके पास? 20, 12, 4, शिफ्ट 1, 4, 2 और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसको मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि मैंने प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाइड बाय 100 ही किया था, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर क्या आया? 104.6। ये देखो, तो आपने अपनी एफर्ट्स को रिड्यूस करना है और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। क्लियर? एफर्ट को रिड्यूस करने का ये मतलब नहीं है कि एफिशिएंसी भी जीरो हो जाए। अब बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 9 मुझे सॉल्व करके देना है, जल्दी करें। अब जो वेटेज है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, और अगर वेटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होगी तो हमेशा इसका सम 100 बनता है, हमेशा इसका सम 100। अब अगर इस तरह से हो एक्चुअल, तो जरूरी नहीं कि 100 सम हो, 36 आया, इट्स गुड, लेकिन जब परसेंटेज में होगा तो इन सब को ऐड करें तो ये 100%। जल्दी से इसको कैलकुलेट करें, क्वेश्चन नंबर 9 का इंडेक्स नंबर फाइंड करके दें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो डाटा प्रोवाइड किया गया उसमें फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल एंड मिसलेनियस, उसने अलग अलग से ना उसकी परसेंटेज मतलब इंपॉर्टेंस बताई। तो यहाँ से मैं पता चल गया कि ये हमारे पास एक तो ये नंबर ऑफ कमोडिटीज ज्यादा थी,
तो हमें पता चल गया कंपोजिट इंडेक्स नंबर। लेकिन कंपोजिट में जैसे ही हमने देखा कि उसने हमें वेटेज बता दी है, तो वेटेड इंडेक्स नंबर के पास है, और उसके बाद उसने आपसे पूछा व्हाट आर चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द फिगर ऑफ 2016। तो हमने जस्ट चेंज बताना है, तो चेंज के लिए भी इंडेक्स नंबर ही हम लोग फाइंड करेंगे। अब इसके लिए कैलकुलेटर उठाया, सेटअप 3 1, यहां पर आप लोग देखिए, आप प्राइस रिलेटिव बहुत सिंपल है भाई, 145 डिवाइडेड बाय 150, इसी तरह से 30 डिवाइडेड बाय 30, 1 लिखना, 100 ना लिखने हैं ना, 65 divided by 75, 23 divided by 25, इसी तरह से 45 divided by, और अब इनके हमने परसेंटेज लिख देनी है। परसेंटेज का साइन लगाना जरूरी नहीं है, 15, 20, आप चाहें तो आप इसे 0.35, 0.15, 0.2, कभी बात बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने पाता। 20 के बाद 10 एंड 20, और जाकर शिफ्ट 142। अब देखिए भाई, मैंने प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं किया था, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, ये इंडेक्स नंबर है। अब देखें, अगर इंडेक्स नंबर 100 से बिलो है तो डिक्रीज इन प्राइसेस, तो कितना चेंज आया, -100 इज इक्वल टू 2.13% का। तो आप लोग उसका आंसर करेंगे, ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ लिविंग 2016 इज डिक्रीज्ड बाय 2.13%। और क्लियर, 100 से बिलो है, जितना बिलो है उतना डिक्रीज है। इंडेक्स नंबर में 100 को स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है, स्टैंडर्ड नो चेंज। 100 से बिलो आ गया, जितना बिलो आ गया वो डिक्रीज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये बात क्लियर हो गई बेटा। जब आपने वेटेड मीन कैलकुलेटर से फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पर भी तो देखिए, मीडियन नहीं कर सकते थे कैलकुलेटर से फाइंड, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को तो कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते थे। ये बहुत सिंपल था, ये देखें, शिफ्ट 3 1, फ्रीक्वेंसी को इधर ऑफ कर दें, ये वेटेड मीन के लिए आपने ओपन कर दिया। अब यहां पर देखें, 3.5 डिवाइडेड बाय 3.25, अब आपकी ये रफ वर्क को खत्म कर देगा, 2 डिवाइडेड बाय 2.5, इसी तरह से 0.25 डिवाइडेड बाय 0.2 एंड 1, शिफ्ट 1 4 2 multiplied by 100 is equal to, and the answer is 103.17। क्लियर, क्योंकि आप जितनी चीजें खुद से लिखोगे उतने चांसेस ऑफ एरर इंक्रीज होते जाएंगे। तो आपने कम से कम चीजें लिखी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, क्यूएम में, पीआरसी में कम से कम चीजें लिखो, और जब कैश में जाएंगे लिखने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर हर एक चीज लिखनी होती है आपको, लेकिन वो बात की स्टोरी है। बात क्लियर हो गई बेटा? यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, क्वेश्चन 7 साइलेंट है और अरिथमेटिक 6 में मीडियन किस मेथड में तुम लगाओगे? तो वेटेज कहाँ गिवन है? अनवेटेड, अनवेटेड में 2 सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस, उसमें क्या तुम मीडियन अप्लाई कर सकते हो? तो किस में करोगे? एवरेज। बात क्लियर? आई होप कि यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ चुके हैं। हम लोगों ने इंडेक्स नंबर में सिंपल इंडेक्स नंबर, कंपोजिट इंडेक्स नंबर, कंपोजिट इंडेक्स नंबर में अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास।
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।